आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बुक 1 से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। तो कुछ बताऊं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रेड क्या होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम क्या है ट्रेड करते हैं। और ये जो ट्रेड है वो क्या है, दो लेवल्स पे कंडक्ट की जाती है, यानी कि दो लेवल्स पे होती है। एक है इंटरनेशनल लेवल, दूसरा है नेशनल लेवल। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का कंट्रीज़ के बीच में अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी कि क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होती है जहाँ पे क्या है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और नेशनल ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो क्या विद इन स्टेट होती है, यानी कि जब एक कंट्री के अंदर एक स्टेट या फिर हम कह सकते हैं एक सिटी दूसरी सिटी के साथ करे ट्रेड, या एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड करे, तो उसे हम क्या है नेशनल ट्रेड बोलते हैं। अब जो कंट्रीज़ है ना वो ट्रेड इसीलिए करती है ताकि उनको क्या है कमोडिटीज़ मिले, यानी कि ताकि उनको क्या है सामान मिले। अब देखो, हर एक कंट्री क्या है हर कोई सामान तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर वो अपनी कंट्री में करे तो उनको क्या है कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए वो क्या है दूसरी कंट्रीज़ पे क्या है सस्ते दामों में ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बजाय कि अपनी कंट्री में महंगा सामान बनाने की। और शुरुआत में जो ट्रेड थी ना वो क्या है बार्टर सिस्टम के ऊपर थी, तो ये ध्यान रखना। और बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, एक पर्सन को अगर कोई सामान चाहिए तो उसको क्या उसके बदले में सामान ही देना पड़ता था, पहले कोई करेंसी नहीं होती थी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या है एक्सचेंज होता था गुड्स का, कोई करेंसी नहीं थी। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो पुराने ज़माने में कैसी थी। तो पहले पुराने समय में क्या था, जो ट्रांसपोर्ट करना था गुड्स को लंबे डिस्टेंस तक, वो क्या बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तब नहीं थी। और इसीलिए जो ट्रेड थी वो सिर्फ क्या है लोकल मार्केट्स तक ही सीमित थी। और पहले के समय में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती थी तो वो थी सिल्क रूट के ऊपर। वो क्या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट का। ये जो ट्रेड थी ना वो होती थी रोम से लेकर चाइना के बीच, और इसका डिस्टेंस था रोम से लेकर चाइना का 6000 किलोमीटर। और उस समय के जो ट्रेडर्स थे वो क्या ट्रांसपोर्ट करते थे चाइनीज़ सिल्क, रोमन वूल और क्या है प्रीशियस मेटल्स, और भी और ज़्यादा जो हाई वैल्यू की कमोडिटीज़ यानी कि हाई वैल्यू की चीज़ें होते हैं उन्हें वो क्या है ट्रांसपोर्ट करते थे। और यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी आते थे, इंडिया पर्शिया सेंट्रल एशिया, यानी कि बीच में ये पॉइंट्स भी आते थे इंडिया पर्शिया और सेंट्रल एशिया के। और अब 15th सेंचुरी के अंदर क्या होता है ना, जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 15th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप है वो क्या अपनी कॉलोनीज़ बनाना अलग अलग देशों के ऊपर शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ जो ट्रेड है वो एग्जॉटिक कमोडिटीज़ की होने लगती है, और एक नई फॉर्म आती है ट्रेड की, जिसे क्या है स्लेव ट्रेड कहा जाता है। और स्लेव ट्रेड का मतलब होता है कि इंसानों को क्या है एक वर्कर के रूप में या फिर एक लेबरर के रूप में क्या है किसी और को बेच देना। और मोस्टली ये जो स्लेव ट्रेड है ना वो यूरोपियंस किया करते थे। वो क्या करते थे अफ्रीका वगैरह से क्या है लेबरर्स को या फिर वर्कर्स को ले जाके अमेरिकन के जो प्लांटेशंस हैं उनके अंदर वो क्या उन्हें बेच दिया करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्लेव ट्रेड है वो क्या अबॉलिश की गई थी सबसे पहले डेनमार्क के अंदर 1792 के अंदर। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन में ये ट्रेड क्या है 1807 के अंदर अबॉलिश कर दी गई। और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1808 के अंदर स्लेव ट्रेड अबॉलिश कर दी गई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है, जो डिमांड होती है रॉ मटेरियल्स की जैसे कि ग्रेन, मीट, वूल, वो क्या है बढ़ जाती है। और जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे क्या है इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या है इंपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स आते थे उनको रॉ मटेरियल की तरह इंपोर्ट करते थे और अपनी कंट्री से बाहर भेजते थे, यानी कि एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, और जिनकी वैल्यू भी क्या है बढ़ जाती थी। और ये क्या है एक्सपोर्ट करते थे नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन को, यानी कि जिन नेशन से क्या है रॉ मटेरियल खरीदा उन्हीं नेशन को क्या है फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है महंगे दामों में बेच दिया। और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड था उस दौरान क्या होता है जो कंट्री है वो क्या है ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, और ऐसा क्या है पहली बार होता है। फिर क्या होता है वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जिनसे क्या है जो टैक्सेस है ट्रेड के ऊपर वो कम किए जा सकते हैं। उनमें से एक जो बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन वो थी जनरल एग्रीमेंट फॉर
टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे हम क्या है गेट बोलते हैं, GATT। और बाद में ये जो गेट थी वो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी 1995 के अंदर, और जिसने क्या है मदद की थी जो टैक्सेस वगैरह थे ट्रेड के ऊपर उनको कम करने में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आखिरकार असल में है ही क्यों, उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, वो हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको जनरल शब्दों में बताऊं तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास कुछ सामान बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है जो क्या है उसके लिए सरप्लस है, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिसके पास वो सामान नहीं है, उस सामान की कमी है। तो वो कंट्री क्या करेगी, जो सामान उसके पास बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर है वो क्या है उस कम क्वान्टिटी वाली कंट्री को दे देगी, और बदले में उससे क्या है पैसे ले लेगी, और उन पैसों से वो कंट्री क्या करेगी, या तो अपनी डेवलपमेंट में लगा देगी, या फिर क्या है अगर उस देश में किसी चीज़ की कमी है, कोई रिसोर्सेज की कमी है, तो वो क्या है दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाएगी। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या है ज़रूरी है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना वो बेस होती है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि दोनों ही कंट्रीज़ की क्या है एडवांटेज होनी चाहिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही है। नेक्स्ट है कि इसका प्रिंसिपल है कॉम्प्लीमेंटेरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी क्या है जिन गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड हो रही है वो क्या है ट्रांसफरेबिलिटी भी इनकी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से उनका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, और जो क्या है ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उन दोनों का ही क्या है बेनिफिट होना चाहिए। और अगर आज मैं मॉडर्न टाइम की बात करूँ ना तो ये जो ट्रेड है वो बेस है वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं ट्रेड के लिए, और ये क्या है रिलेटेड होती है फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन, यानी कि दूसरा क्या है एक नेशन है, एक जो कंट्री है उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये दो चीज़ें क्या है मैटर करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड किस किस बेस के ऊपर होती है वो हम देखने वाले हैं। तो पहली आती है हमारे पास नेशनल रिसोर्सेज के बेस पे जो ट्रेड होती है। तो जो डिफरेंस होता है यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज में कंट्रीज़ के, क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं उनकी जो जियोलॉजी है वो अलग है, रिलीफ अलग है, सोयल अलग है, क्लाइमेट अलग है, जिन वजह से कई रिसोर्सेज तो क्या है उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ रिसोर्सेज क्या है बहुत ही कम होते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज के बेस पे हमारे पास सबसे पहले आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या है मिनरल रिसोर्सेज जो बेस होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, और जो टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस है वो क्या है हमें दर्शाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे क्या है अलग तरीके की क्रॉप्स होती है, अलग तरीके के एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज। तो जो आपको पता होगा जो मिनरल्स हैं वो क्या है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं पर तो बहुत कम है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा है, और ये जो मिनरल्स है वो क्या है बेस प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट। ये क्या है इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ फ्लोरा और फ्यूना को, यानी कि वहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स और किस तरीके के फॉरेस्ट है एक रीजन के अंदर, और जिस वजह से जो डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि उसके एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अब इन तीनों पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जिसके पास नेशनल रिसोर्सेज जिस तरह के ज़्यादा होंगे उसी तरह की क्या है ट्रेड होगी उस कंट्री के अंदर। तो नेशनल रिसोर्सेज के बाद में हमारा दूसरा बेस है पॉपुलेशन फैक्टर, और जिसके अंदर क्या है जो साइज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन है और डाइवर्सिटी है लोगों की कंट्रीज़ के बीच में, वो क्या अफेक्ट करती है कि किस टाइप के गुड्स होते हैं या फिर कितनी वॉल्यूम होगी, यानी कि कितनी मात्रा होगी गुड्स की जो कि ट्रेड होनी है। तो पॉपुलेशन फैक्टर के अंदर हमारा पहला फैक्टर आता है कल्चरल फैक्टर। तो जो कंट्रीज़ होती है ना उनके अंदर क्या है डिफरेंट तरीके की आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप की जाती है किसी कल्चर से रिलेटेड, और जिसकी क्या है वैल्यू बहुत है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब मान लो एक ऐसी कंट्री है जो कल्चर के अंदर रिच है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा रिच है कल्चर में, तो उसकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होंगी ना वो क्या है ट्रेड होंगी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लो ऐसी कंट्री है जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसके अंदर क्या है जो वॉल्यूम होगी ना इंटरनेशनल ट्रेड की वो क्या है बहुत ही कम होगी, यानी कि मात्रा होगी जो इंटरनेशनल ट्रेड की वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसके अंदर नो डाउट कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन जैसे ही जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या है उसी
कंट्री के लोग ही कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि वो उनके पास क्या है, सरप्लस कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद कम चांसेस होते हैं कि वो सरप्लस प्रोड्यूस कर पाए। और जितना भी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा वो क्या है, लोकल मार्केट्स ही कंज्यूम कर लेंगी, इंटरनेशनल मार्केट्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इन दोनों पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जिस कंट्री का कल्चर ज़्यादा रिच होता है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेड ज़्यादा होती है, और जिस कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, उसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने की। तो तीसरा बेस है हमारा स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हर एक स्टेज होती है ना डेवलपमेंट की, उसके अंदर क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ आइटम्स है वो क्या है, चेंज होती रहती है। मान लो पहले के ज़माने में कोई देश क्या है, बहुत ज़्यादा कॉटन क्या है एक्सपोर्ट कर रहा था, या फिर अब वो क्या हो गया, वो ट्रेंड चेंज हो गया है, अब वो कॉटन की जगह क्या है, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ आइटम है वो क्या है, चेंज होती रहती है। और जो डेवलपिंग कंपनी है ना, वो क्या है, डेवलप कंपनी को एग्रो प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देती है, और बदले में वो जो डेवलप्ड कंट्री है वो उसे क्या है, मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड करती है। तो अब हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी कंट्री की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, बूस्ट कर दी जाती है ट्रेड के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तो क्या है, लैक ऑफ कैपिटल होता है डेवलपिंग कंट्री में माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग और हैवी इंजीनियरिंग, लंबर्निंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। और इस तरह की अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो धीरे धीरे क्या एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन जाएगा और इंपोर्ट करने लगेगा फूड स्टफ्स और मिनरल को, और साथ ही साथ क्या है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट्स के अंदर आगे बेचने लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्सपेंशन हुआ रेल, ओशन और एयर ट्रांसपोर्ट का, तब क्या है, जो बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेशन है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि अब हम क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जो फूड स्टफ़ है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर नहीं जाते, वो जाते हैं, लेकिन अब क्या है, बहुत बड़े बड़े फ्रिजेस लग गए हैं शिप्स के अंदर, जिस वजह से जो फूड है वो क्या है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता, और उसे हम क्या है, ज़्यादा लंबी दूरी तक भी लेके जा सकते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताए ना, वो क्या है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बेस है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो इन तीनों को एक ही मत समझना। तो अब आता है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि मुख्य पहलू क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो हम देखने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के मुख्य 3 पहलू है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है सेक्टरल कंपोजिशन, तीसरा है डायरेक्शन। तो ये 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू माने जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। एक एक करके अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कितनी मात्रा में ट्रेड होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी कि कितनी मात्रा की ट्रेड हुई। और जो टोटल वैल्यू आती है गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड हुई है, उन्हें हम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। टोटल वैल्यू का यहाँ पे मतलब है कि जितने भी हमने सामान ट्रेड किए उसके जो पैसे हुए वो है हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स। और जो टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड ट्रेड की, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कुछ पिछले डिकेड से, यानी कि कुछ पिछले दशकों से। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जो कि दूसरा एस्पेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो जो लास्ट सेंचुरी थी उसके अंदर जो नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज था, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे थे कंट्री से, उनका क्या है, जो नेचर है वो चेंज हो चुका है। और जब हमारी लास्ट सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, तब जो हमारा ट्रेड था वो प्राइमरी प्रोडक्ट से डोमिनेटेड था, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स का वहाँ पे जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा होता था। और अगर हम बाद की बात करें, यानी कि अगर हम अब के समय की बात करें, तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उन्होंने क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर ली है। और हाल फिलहाल में जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उसकी जो चीज़ें हैं उसकी क्या है, बहुत भारी मात्रा में ट्रेड होती है। और सर्विस सेक्टर जिसके अंदर क्या आता है, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और अदर जो कमर्शियल सर्विसेज है वो आती हैं, उन्होंने भी क्या है अपना ट्रेंड दिखाया है, और ये भी क्या है, ट्रेड बढ़ चुकी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, और जिसमें हम जानेंगे कि पहले किस डायरेक्शन में ट्रेड चल रही थी और अब किस डायरेक्शन में ट्रेड चल रही है। तो अगर मैं हिस्टोरिकली यानी कि पुराने समय की बात करूं, तो जो डेवलपिंग कंट्री है जो आज के समय में, वो क्या है, एक्सपोर्ट किया करती थी वैल्यूएबल गुड्स और आर्टफैक्ट्स, और ये क्या है, एक्सपोर्ट किया करती थी यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्योंकि पहले तो ये जो आज की जो डेवलपिंग कंट्री मानी जा रही है वो रिच थी, फिर यूरोपियंस ने उन्हें क्या है, लूट लिया था। तो जब तक यूरोपियंस ने इन्हें नहीं लूटा था, उससे पहले जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे वो क्या है, यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट होके जाते थे।
और जैसे ही 19th सेंचुरी आई, यूरोपियन ने अपनी कॉलोनीज बना ली, तब क्या हुआ, जो डायरेक्शन है ट्रेड की वो क्या है, रिवर्स हो गई। अब जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे ना वो क्या है, यूरोप से क्या है इन एशियन या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने लगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न था उसमें हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला, जो सेकेंड हाफ था 20th सेंचुरी का उसके अंदर, यानी कि 1950s में। क्योंकि जो यूरोप था अब उसने अपनी कॉलोनीज़ खो दी थी, अब उसका शासन यूरोप का हट गया था पूरी दुनिया से। और जैसे कि उसने कॉलोनीज़ लगाई थी इंडिया, चाइना और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके ऊपर, वो क्या है अब compete करना स्टार्ट करने लगी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड में बैलेंस कैसे बना वो हम देखने वाले हैं। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो एक रिकॉर्ड करती है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और सर्विसेज का, यानी कि कितने जो मात्रा में गुड्स और सर्विसेज है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए कंट्रीज़ के बीच में। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना दो तरह की होती है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होती है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर जो वैल्यू इंपोर्ट्स की ज़्यादा है, और जहाँ पर वैल्यू आएगा वहाँ पर मतलब पैसों की बात हो रही है, तो इस बात को ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो अब मान लो वैल्यू ऑफ जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से, यानी कि जब हमारी कंट्री के अंदर क्या है सामान ज़्यादा आ रहा है और बाहर हम क्या है कम पैसों का सामान भेज रहे हैं, तो क्या है उस कंट्री की जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है। अगर हमने ऐसा सामान बाहर देशों को भेजा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, और हमने क्या है ऐसे सामान मंगवाया बाहर से, यानी कि इंपोर्ट कराया जिसकी क्या है वैल्यू कम है, और हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट की वैल्यू कम है, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव ट्रेड, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। और थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी कंट्री के अंदर नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या जो रिजर्व्स हैं वो क्या है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं उस कंट्री के। अब मान लो हम क्या है बाहर से सामान बहुत ज़्यादा बनवा रहे हैं या मंगवा रहे हैं और अपनी कंट्री से सामान बहुत ही कम भेज रहे हैं, तो हमें बाहर वाली कंट्री को पैसे देने पड़ेंगे, और जिससे हमें पता क्या चल रहा है कि हमारी फाइनेंशियल रिजर्व्स क्या है धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी। अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप है इंटरनेशनल ट्रेड के। तो दरअसल इंटरनेशनल ट्रेड दो तरह की होती है। पहली है बायलेटरल ट्रेड, जिसके अंदर क्या है दो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। दूसरी है मल्टीलेटरल ट्रेड, जिसके अंदर क्या है बहुत सारी कंट्रीज़, दो या फिर हम कह सकते हैं दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है आपस में ट्रेड करती है, उसे हम मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा नहीं, तीन या तीन से ज़्यादा कंट्रीज़, क्योंकि दो वाली तो क्या है बिलेटरल ट्रेड में ही आ जाती है। तो अब हम जानते हैं केस ऑफ फ्री ट्रेड क्या होता है। तो ऐसा एक्ट जिसमें हम क्या है ओपन करते हैं हमारी इकोनॉमी ट्रेडिंग के लिए, और उसे हम क्या है फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। तो याद रखना फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। और ये फ्री ट्रेड कब होती है, ये तब होती है जब क्या है जो ट्रेड बैरियर्स है टैरिफ्स की तरह उनको क्या है थोड़ा कम किया जाता है, तब क्या है ट्रेड पॉसिबल हो पाती है। और ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो क्या अलो करती है गुड्स और सर्विसेज को compete करने में। अब मान लो कोई जो सामान है वो क्या है इंडिया के अंदर बन रहा है और कोई क्या है यूएसए से आ रहा है, तो अब क्या है इंडिया वाले भी क्या है अपनी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जो यूएसए की जो मार्केट है उसके साथ वो क्या है compete कर पाए। यानी कि सीधा सीधा है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन से क्या है कंपटीशन भी कंट्रीज के बीच बढ़ जाता है, जिससे हमें बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस देखने को मिलती है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये डंपिंग क्या होती है। तो जब क्या है एक ही कमोडिटी क्या है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भेजी जाए और उनका प्राइस क्या है बहुत ही अलग हो, और उससे क्या है रिलेटेड रीज़न कोई भी ना हो, कोई भी ऐसे ही छोटा सा रीज़न दे दिया कि ये रीज़न है, और उसकी कॉस्ट क्या है एक कंट्री के अंदर तो बहुत कम कर दी और दूसरी कंट्री के अंदर क्या है बहुत ही ज़्यादा कर दी, तो उसे हम क्या है डंपिंग बोलते हैं। तो उसे क्या है एक एग्जांपल से समझेंगे। अब मान लो जो यूएसए है वो क्या है कार मैन्युफैक्चर करता है, एक तो कार जो है वो मैन्युफैक्चर करके भेजेगा पाकिस्तान के अंदर और दूसरी मैन्युफैक्चर करके भेजेगा इंडिया के अंदर। तो जो पाकिस्तान के अंदर उसकी कॉस्ट है वो है 10 लाख और इंडिया के अंदर उस कार की कॉस्ट है 4 लाख। तो एक्चुअल में यूएसए को उसकी करनी तो 10 लाख थी इंडिया में, लेकिन यूएसए ने क्या है इंडिया के अंदर उसको 10 लाख न करने की बजाय 4 लाख की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और भी
कार की कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसने क्या है उन कार कंपनीज को बंद करवाने के लिए, डंप करने के लिए क्या है, इनिशियली कॉस्ट तो बहुत कम रख दी, लेकिन जैसे ही वो बाकी सारी कंपनियां बंद होगी फिर से वो क्या अपनी कॉस्ट 10 लाख कर देगा और रीज़न देगा 4 लाख करने का कि भाई ये मेरे ट्रांसपोर्टेशन में कम पड़ता है, यानी कि रिलेटेड रीज़न कोई अच्छा सा नहीं होगा। उसे हम क्या है डंपिंग बोलते हैं, और बिजनेस के अंदर डंपिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और एक कंट्री को क्या है हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए डंप्ड गुड्स के बारे में, क्योंकि जो डंप्ड गुड्स होते हैं ना वो क्या करती है चीपर प्राइस पे अपना पहले तो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, और जिससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कंट्री के अंदर ही सामान बनाते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे जो कि वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड है। तो पहली आती है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1948 के अंदर क्या होता है कि जो टैरिफ्स या टैक्सेस वगैरह हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्या है कम करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि गेट क्या है फॉर्म किया जाता है कुछ कंट्रीज़ के थ्रू। और फिर 1994 के अंदर इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ होती है वो क्या है डिसाइड करती है कि हम ऐसा एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे ताकि जो हमारी प्रमोशन है फ्री और फेयर ट्रेड की हम सभी नेशंस के बीच में वो देख सकें। और इसीलिए जो गेट है वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 जनवरी 1995 को। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना, यानी कि गेट बना 1948 के अंदर और फिर ये गेट है वो क्या WTO बन गया 1 जनवरी 1995 को। तो अब हम देखते हैं कि WTO के फंक्शंस क्या है। पहला है कि ये डील करता है ग्लोबल रूल्स को ट्रेड करने के लिए नेशंस के बीच में। सेकंड पॉइंट है कि ये क्या है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल्स बनाता है। थर्ड पॉइंट है कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है। और इसके अंदर कुछ और सर्विसेज भी आती हैं जैसे कि टेलीकॉम, बैंकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसको अच्छा बताते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करती हैं यानी कि इसकी आलोचना करती हैं। तो इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जो फ्री ट्रेड है ना उसकी वजह से जो रिच और पुअर नेशंस हैं उनके बीच में गैप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो रिच कंट्री है वो तो क्या है पुअर कंट्रीज़ के अंदर अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगा लेती है, लेकिन ऐसी कोई भी रिच कंट्री नहीं होगी कि जो पुअर कंट्री को अपनी रिच कंट्री के अंदर इंडस्ट्री लगाने दे या फिर उसे ज़्यादा ट्रेड करने दे। और जो WTO के इन्फ्लुएंटल नेशंस होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन होते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को यहाँ पे फोकस किया जाता है। डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और बहुत सारी तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने क्या है अपनी मार्केट्स को ओपन नहीं किया है, अपनी मार्केट्स को खोला नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के लिए। और फोर्थ पॉइंट है कि जो इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं हेल्थ से, वर्कर्स राइट से, चाइल्ड लेबर से और इन्वायरमेंट से, उनको पूरी तरीके से क्या है इग्नोर कर दिया जाता है WTO के द्वारा। और कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है यानी कि स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर थी 2016 में। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो इंडिया है वो भी क्या है 1 ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहा है WTO का। अब आते हैं हमारे पास रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई कुछ कंट्रीज़ के द्वारा मिलके जिनसे क्या है ट्रेड और ज़्यादा आसानी से की जा सके। और जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं उन्होंने क्या है एनकरेज किया है ट्रेड को कंट्रीज़ के बीच में विद इन जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स। और यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि ऐसी कंट्रीज़ जिनकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ है वो क्या मिल रही होती हैं या फिर क्या है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जियोग्राफिकली, और उनमें क्या है सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंट्रिटीज़ होती हैं ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर। और ये काम करती हैं जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसको कम करने के लिए ट्रेड के ऊपर डेवलपिंग वर्ल्ड में। और आज के समय में हमें 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, और जो कि क्या है 52% क्या है वर्ल्ड ट्रेड जनरेट करते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड होती है 52% इन 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक से। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके NCERT में एक बॉक्स में दे रखी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और
इसे क्या है, बिल्कुल भी ऐसे मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं। बहुत बार क्वेश्चन इन्हीं बॉक्सेस में से आ जाता है और फिर आप पेपर में सोचते हो ऐसा तो कुछ हमारी बुक में था ही नहीं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बॉक्सेस वाली चीज़ें कभी मत छोड़ना। तो सबसे पहली हमारी रीजनल ब्लॉक है एशियन, जिसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और इनके मेंबर्स आप क्या है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, कुछ एक मेंबर्स हैं, उनका नाम याद रख लेना। और इसका ओरिजिन या फिर हम कह सकते हैं ये फॉर्म हुई थी 1967 के अंदर। और इसके अंदर जो कमोडिटीज़ ट्रेड की जाती है वो एग्रो प्रोडक्ट्स, रबर, पाम ऑयल, राइस, कोपरा, कॉफ़ी, मिनरल, कॉपर, कोल, निकल, टंगस्टन, एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये सब क्या ट्रेड होती है यहाँ पे। और उसके जो एरियाज़ है जहाँ पे कॉपरेट करती हैं वो है एक्सलेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इन एरियाज़ के ऊपर ये क्या है, कॉपरेट करती है। नेक्स्ट है CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसका हेडक्वार्टर है बेलरस के अंदर। और इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो है अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। और ये फॉर्म कब हुई थी, ये जल्दी से कमेंट करके बता दो, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। और इसके अंदर जो कमोडिटीज़ ट्रेड की जाती है वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉटन, फाइबर और एल्यूमिनियम। और यहाँ पे जो कॉपरेशन होता है इसके अंदर वो होता है इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। कोऑपरेट करते हैं इकोनॉमिक्स, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो अब आता है हमारे पास EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम के अंदर। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ आप लोग देख लेना, 2-4 मैं आपको बता देती हूँ, जो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, और ये सब है। और ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी फरवरी 1992 के अंदर। और लेकिन उससे पहले क्या है, एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी 1957 के अंदर। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो होती है एग्रो प्रोडक्ट्स, मिनरल, केमिकल, वुड, पेपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक्स, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड एंटिक्स, इन सब की ट्रेड होती है। और इसका जो कॉपरेशन है वो ये करते हैं कि यहाँ पे क्या सिंगल मार्केट है और सिंगल करेंसी है सब में, और उस करेंसी का नाम है यूरो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे पास लाया, जिसका फुल फॉर्म है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है उरुग्वे के अंदर। और इसकी जो कंट्रीज़ है वो है अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, और ये सब आप देख लेना। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1994 के अंदर। और इसके अंदर ऑलमोस्ट जो साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज़ हैं वो हैं। और इसके अलावा हमारे पास आती है नाफ्ता यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जो लायला था वो साउथ अमेरिका का था और नाफ्ता क्या है, नॉर्थ अमेरिका का है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो है USA, कनाडा और मैक्सिको। और ये बनी थी 1949 के अंदर। और इसके अंदर मेनली जो ट्रेड होती है वो होती है एग्रो प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंप्यूटर और टेक्सटाइल की। नेक्स्ट आती है हमारे पास OPEC, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसके अंदर ऐसी कंट्रीज़ आती है जिसके पास क्या पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है और जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है। और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के अंदर। और इसमें कंट्री आती है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुला। तो यहाँ पे जो मेनली एक्सपोर्ट होती है चीज़ें या जिनकी ट्रेड होती है वो है क्रूड पेट्रोलियम की यहाँ पे ट्रेड होती है। और कॉपरेशन ये और कोऑर्डिनेट करते हैं यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर, यानी कि जो इनकी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ होती है उनके ऊपर वो क्या कॉपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिसके अंदर कंट्रीज़ आती हैं बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। मेनली साउथ एशिया वाली कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। और ये बना था 2006 के अंदर। और इसके अंदर जो कॉपरेशन होता है वो क्या है, इसका कॉपरेशन एक ही है कि वो क्या है, रिड्यूस करते हैं टैरिफ यानी कि टैक्सेस के ऊपर इंटर रीजनल ट्रेड, यानी कि क्या है, ये अपने ही रीजन के अंदर ट्रेड पे जो टैक्सेस लगता है उनको कम करने के लिए ये कॉपरेट करती हैं। और साफ्ता का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। अब हमारा टॉपिक आता है कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर क्या क्या चिंताएं बनी रहती हैं उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं।
तो जो पहला पॉइंट दे रखा है उसमें ये बता रखा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी वजह से जो कंट्रीज़ है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, और जो डेवलपमेंट का लेवल होता है वो अनइवन होता है, यानी कि कहीं तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कहीं बहुत ही कम होती है। और यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ट्रेड को लेकर क्या है, बहुत सारे वॉर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा ही होगा कि ट्रेड को लेकर ही हमारे हिस्ट्री में कितने सारे वॉर्स हुए हैं। और सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि जो कंट्री है वो क्या है, ट्रेड को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इसका मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिए, इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की ओर ही चलेंगी तो जो इन्वायरमेंट और हेल्थ कंसर्न है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, और जिस वजह से हमें फ्यूचर में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, फेस करने को मिल सकती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के एक तरह से दरवाजे देखने वाले हैं। तो गेटवेज हम क्या है, पोर्ट्स को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। फर्स्ट पॉइंट है कि जो पोर्ट है वो क्या है, हमें प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी, डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, इस तरह की फैसिलिटीज़ क्या है, प्रोवाइड कराता है। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होता है, लोडिंग यानी कि सामान डालना शिप्स के अंदर, और अनलोडिंग यानी कि सामान क्या है, उतारना शिप्स में से। अब क्या है, टाइप्स ऑफ पोर्ट हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, यानी कि किस तरह का सामान उस पोर्ट पे लाया जाता है या किस तरह का सामान उस पोर्ट पे हैंडल किया जाता है, उसके टाइप्स हम देखने वाले हैं। और कार्गो का मतलब होता है शिप से लाया ले जाने वाला सामान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 तरीके के कार्गो हैंडल पोर्ट्स हैं, और सबसे पहले आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। तो ऐसे पोर्ट्स जो कि स्पेशलाइज हो बल्क कार्गो के अंदर, यानी कि भारी सामान के अंदर, और जैसे कि ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स और इस तरह के जो मटेरियल्स है वो क्या ही कैरी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कमर्शियल पोर्ट्स, और ये जो पोर्ट्स हैं वो क्या एक जनरल कार्गो क्या है, हैंडल करते हैं, जैसे कि पैक्ड प्रोडक्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, और ये पोर्ट क्या है, पैसेंजर्स को भी कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्रेहेंसिव पोर्ट्स, और ये जो पोर्ट है वो क्या है, बल्क और जो जनरल कार्गो है दोनों को ही क्या है, हैंडल करते हैं बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि लोकेशन के बेस पे हम क्या है, पोर्ट्स के टाइप्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के पोर्ट्स हैं, एक है इनलैंड पोर्ट और दूसरा है आउट पोर्ट। पहले इनलैंड पोर्ट्स को देखते हैं। तो ऐसे पोर्ट्स जो क्या है, सी से थोड़े दूर हों उन्हें हम क्या है, इनलैंड पोर्ट्स बोलते हैं, और ये क्या है, लिंक होते हैं सी से एक रिवर या फिर हम कह सकते हैं कैनाल के थ्रू। और इस तरह के जो पोर्ट्स है उसके अंदर क्या है, जो छोटी छोटी शिप्स हैं वो जा सकती हैं, जैसे कि इस तरह का पोर्ट हमें क्या है, मैनचेस्टर में देखने को मिलता है, जो कि कैनाल से लिंक है। और कुछ इस तरीके के होते हैं इनलैंड पोर्ट्स, आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आउट पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या है, पानी के अंदर तक होते हैं, और जो मेन पोर्ट है ना उससे क्या है, ये दूर ही होते हैं। मेन पोर्ट कहीं और होगा और जो आउट पोर्ट है वो कहीं और होगा। और ये जो पोर्ट है ना वो क्या है, पेरेंट पोर्ट की तरह सर्व करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स क्या है आते हैं, जो कि क्या है, मेन पोर्ट तक नहीं पहुँच पाते, वो इसी पोर्ट पर रुक जाते हैं, और उसके बाद में छोटे शिप्स आते हैं और इनसे सामान क्या है, छोटे शिप्स में डाला जाता है, और फिर उन शिप से क्या है, सामान मेन पोर्ट तक पहुँचाया जाता है। जैसे कि अथन नाम का एक आउटपोर्ट है पिरायस, ग्रीस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि कुछ स्पेशल तरीके के काम किए जाते हैं जिन पोर्ट्स के ऊपर, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास ऑयल पोर्ट्स। तो इस तरह के पोर्ट्स के ऊपर क्या है, डील होती है प्रोसेसिंग और शिपिंग की ऑयल की। और कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पे टैंकर पोर्ट्स और रिफाइनरी पोर्ट्स भी है, यानी कि जहाँ पे क्या है, ऑयल का शुद्धिकरण होता है, ऐसे पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। और इसका हम एक एग्जांपल ले तो जैसे कि माराकाइबो पोर्ट है वेनेजुला के अंदर, जो कि एक ऑयल पोर्ट है। उसके बाद में आता है हमारे पास पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो इस तरह के पोर्ट्स है ना वो ओरिजिनली क्या है, डेवलप होते हैं कॉलिंग पोर्ट्स की तरह पे मेन सी रूट पे, यानी कि ये क्या है, एक तरह का स्टेशन होता है जहाँ पे शिप्स क्या है, रिफ्यूल कर सकती हैं, यानी कि अपना जो फ्यूल है वो भरवा सकती है। यहाँ पे क्या है, वाटरिंग, फूड और इन सब की क्या है, फैसिलिटी होती है। और बाद में क्या होता है ना, इस तरह के पोर्ट्स हैं वो क्या कॉमर्शियल पोर्ट्स में भी बदल जाते हैं। और जैसे कि अडन, होनोलुलु, सिंगापुर, ये क्या है, पोर्ट ऑफ कॉल के एग्जाम्पल्स हैं।
और स्पेशलाइज्ड फंक्शन में ही हमारा थर्ड पॉइंट है पैकेट स्टेशन। और ये जो पैकेट स्टेशन है ना, वो क्या है, कंसर्न होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, पैसेंजर्स लाए या ले जाए जाते हैं छोटे डिस्टेंस पर। और जो पैकेट स्टेशन है वो क्या है, इसका एक एग्जांपल है डोवर इंग्लैंड के अंदर, जो कि एक पैकेट स्टेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्री पोर्ट्स। और इस तरह के जो पोर्ट होते हैं वो क्या, कलेक्शन सेंटर्स माने जाते हैं गुड्स के। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब कोई मान लो सामान किसी देश से आया है और वो क्या है, इंडिया के अंदर उतार दिया गया है और वो भेजना किसी और ही देश में है। तो इंडिया का जो पोर्ट है वो क्या, एंट्री पोर्ट्स की तरह काम करेगा, यानी कि एक किराए के पोर्ट की तरह काम करेगा और बाद में क्या है, उसे एक्चुअल डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है सिंगापुर, एक एंट्री पोर्ट है एशिया का। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेवल पोर्ट्स। और इस तरह के पोर्ट्स है वो जो वॉरशिप्स होती हैं, यानी कि जो लड़ाकू जहाज होती हैं, उनके लिए होता है। और यहाँ पे लड़ाकू जहाज़ों को क्या है, ठीक भी किया जाता है, रिपेयर भी किया जाता है। और कोच्चि और जो कार्वर है वो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है नेवल पोर्ट्स के इंडिया के अंदर। तो चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या सच में इंडिया के अंदर कोई एंट्री पोर्ट है या नहीं, वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। और हाँ, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के और चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहाँ से जाके देख सकते हो।